बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। जैसे कि आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ में फिर मसाइल हो रहे हैं और ये हमेशा होता है जब स्मॉग जो है वो लाहौर के शहर में बढ़ जाती है, पंजाब में बढ़ जाती है। वैसे तो स्मॉग पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है और आज मैं स्मॉग से रिलेटेड ही आपसे बात करना चाहूँगी। स्मॉग असल में दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान में। वैसे तो स्मॉग जो है उसको हम धुआं और ये जो सारी इश्यूज़ होते हैं, धुआं और सारी की सारी जो हवा में आलूदगी होती है, उसको हम स्मॉग का नाम दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब हम स्मॉग की बात करते हैं तो क्योंकि स्मॉग सर्दियों के सीज़न में ज़्यादा आती है, तो पंजाब साइड में स्मॉग का मतलब होता है धुआं और धुंध, उसकी कॉम्बिनेशन। तो जब ये मिल जाता है तो एक बहुत ही जहरीला माहौल तो बन जाता है, लेकिन विजुअली देखने में भी बहुत से मसाइल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अजीब सी एक ग्रे सी जो है वो लाइट हो जाती है और अक्सर रातों को और शामों को तो घर से भी नहीं निकल सकते बिकॉज़ इतना ज़्यादा स्मॉग का इशू हो जाता है। स्मॉग से हमारी आँखों में जलन होती है, गला ख़राब होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और अगर आपको दमा हो तो वो बिगड़ जाता है। और जो जिन लोगों को रिएक्शन होती है स्मॉग से, उन लोगों को भी एलर्जिक एस्थमा हो सकता है। बच्चे, बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होते हैं। अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें तो स्मॉग का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था व्यूअर्स, और लोग तो बड़ा लुक फॉरवर्ड करते थे कि सर्दियाँ आएंगी तो हम बाहर बैठेंगे, धूप सेकेंगे, किन्नू खाएंगे, इंजॉय करेंगे, गेट टुगेदर्स करेंगे, बारबेक्यूज़ करेंगे। लोग अपने बहुत से फैमिली के इवेंट्स सर्दियों में अलाइन करते थे ताकि वो इंजॉय कर सके प्रॉपर तरीके से मौसम को भी। अब मौसम तो अच्छा हो जाता है, लेकिन लाहौर में स्मॉग की सबसे जो बड़ी वजह है और जो सबसे बड़ा रीज़न है, अगर उसी को मैं टच अपॉन करूँ तो वो गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रीज़ की इमिशंस और कचरा जलाना है। अब आप ये देखें कि नीचे सारा कुछ नॉर्मलाइज लग रहा है, लेकिन जब आप ऊपर हवा की तरफ देखते हैं तो आप अभी एयर क्वालिटी को देखें, और ये आजकल की एयर क्वालिटी है और वन ऑफ द वर्स्ट स्मॉग के कंडीशंस पाकिस्तान में है, और ये एक बहुत ही अफसोसनाक और डरावनी बात भी है। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर भी सकते हैं अपने आप को स्मॉग से बचाने के लिए। रोड्स पे गाड़ियों के रश को कम करें, फैक्ट्रीज़ का धुआं और कचरा जलाने से अगर हम इज्तनाब करेंगे तो हम बहुत से प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किन चीज़ों की हमें ख़ास एहतियात करनी है। जब स्मॉग ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकलें, कोशिश करें कि उतना ही बाहर जाएं जितना ज़रूरी है, लेकिन घरों के अंदर भी आपको एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करना चाहिए। दरवाजे खिड़कियां कोशिश करें कि बंद रखें, और एयर पोल्यूशन को से बचने के लिए जो जो इक़दामात ले सकते हैं एक तो एयर प्योरीफायर्स हो गए, उसके अलावा नेचुरल एयर प्योरीफायर्स भी होते हैं। ऐसे पौधे आप घर के अंदर लगा सकते हैं जिससे हवा में जो आलूदगी है वो कम हो जाती है, जिसमें मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट और स्नेक प्लांट शामिल हैं। मैंने अपने घर के अंदर भी एग्जैक्टली यही किया। स्मॉग आ रही थी तो पिछले 2 महीने में हमने पूरे घर में मनी प्लांट्स लगा दिए, डिफरेंट जगहों पे पौधे लगा दिए। क्यों? क्योंकि पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। सो अगर ये पौधे अंदर होंगे घर के तो ये इसको अब्जॉर्ब करेंगे तो आपकी हवा में कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। अगर निकलना ज़रूरी है घर से तो मास्क ज़रूर पहनें, ज़्यादा पानी पिएं और विटामिन सी वाली चीज़ें ज़रूर यूज़ करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। उसके साथ साथ बुज़ुर्ग जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो निमोनिया से प्रिवेंशन का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं, अपने आप को मतलब अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसी के साथ साथ फ्लू शॉट, ज़ुकाम का जो एक इंजेक्शन लगता है हर साल इस टाइम के अराउंड, वैसे तो लोग अगस्त सितंबर में लगवा लेते हैं, अभी भी अगर आप लगवा सकते हैं तो ज़रूर फ्लू शॉट लगाएं। उससे भी अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आपको हो जाती है, ज़ुकाम, खांसी, नज़ले से रिलेटेड, स्पेशली फ़्लू, तो उसकी शिद्दत कम हो जाती है। अपनी गाड़ियों का धुआं चेक करें, अननेसेसरी ड्राइविंग कम करें और हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल मैं बार बार कहूँगी ज़रूर करें। बच्चे स्कूल डेली जाते हैं, उनका बहुत एक्सपोजर होता है। जैसे आज मेरी बेटी नूर जो है वो स्कूल में फ़ील्ड ट्रिप पे जा रही थी तो उसके साथ मास्क भेजे और कुछ एक्स्ट्रा मास्क भी उसके बैग में डाल दिए, अगर बच्चों के पास नहीं है तो वो उनको भी दे दे। इस तरह बाय द वे व्यूअर्स, हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है।
पंजाब में स्मॉग के ख़िलाफ़ एक बहुत ही तारीखी और ब्रिलियंट कदम उठाया गया है। ये इनोवेशन और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स एज ऑलवेज चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की डायरेक्शन में शुरू किया गया है और मैडम ने जो एफ़र्ट्स किए हैं स्मॉग को कम करने के लिए वो अनबिलीवेबल हैं। पूरे पंजाब के अंदर इलेक्ट्रो बस को लॉन्च करना, जो इलेक्ट्रिक बस का इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, इससे बहुत ज़्यादा आपकी गैस की इमिशंस गाड़ियों की कम हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिक बस जो है उससे वो धुएँ निकलते ही नहीं हैं। सो इलेक्ट्रो बस। देन इस वक्त लाहौर में पहली दफ़ा मैडम की क़यादत के अंडर एंटी स्मॉग गन का ट्रायल कामयाबी से सरअंजाम दिया गया। ये आप देख रहे होंगे एंटी स्मॉग गन। इससे कमी हुई है ऑलमोस्ट 70% एयर पोल्यूशन में, ऑलमोस्ट 70%। सो ये इस प्रोजेक्ट का मकसद यही था ऑफ कोर्स कि आवाम की सेहत की हिफाजत और साफ़ हवा फराहम किए जाए और इससे रिलेटेड हम इंशाल्लाह प्रॉपर प्रोग्राम भी करेंगे आपको गाइडेंस देने के लिए। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो एक एंटी स्मॉग गन है, इसमें से जो स्प्रे की जाती है, इससे हवा में जो आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा 70% कम हुई है। सो ये ट्रायल जो है ये बड़ा कामयाब रहा है माशाल्लाह से और अब इंशाल्लाह इस साल आप लोग सब महसूस करेंगे कि स्मॉग में बहुत कमी आई है। और यहाँ पे हम शुक्रिया, मैं बल्कि एज अ मदर तहे दिल से हमारी बहुत ही ब्रिलियंट चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते। जब भी ये स्मॉग का सीज़न आता है, मेरी सास, मेरी अम्मी शदीद जो है वो खांसी और ब्रीदिंग के इश्यूज़ में मुब्तला हो जाती हैं। मेरे बच्चे, मतलब नूर को तो है ही दमे का प्रॉब्लम, एस्थमा का, और हसन के भी लंग्स, क्योंकि वो प्रीमेच्योर पैदा हुआ था तो उसके लंग्स भी थोड़े कमज़ोर हैं और मेरे हस्बैंड की फैमिली में एस्थमा काफ़ी कॉमन है। सो एज़ अ रिज़ल्ट मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो भी स्मॉग की वजह से बहुत बुरे मुतासिर होते हैं। अब आजकल नूर को बहुत बुरी खांसी और मेरा दिल इतना ख़राब होता है उसकी डीप खांसी सुन के, बट हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैडम ने ये जो स्टेप्स उठाए हैं अप्रिशिएट करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको कहा है प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे, इलेक्ट्रो बस की भी बात करेंगे, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। वो सब एफ़र्ट्स जो किए गए हैं, जो सुथरा पंजाब का एक एफ़र्ट किया जा रहा है, उस सुथरा पंजाब में और जो दरख्त लगाए जा रहे हैं, ग्रीनरी को में एडिशन की जा रही है, इलेक्ट्रो बस, एंटी स्मॉग गन, ये सारी चीज़ें हमारे जो मुल्क में आलूदगी है, पंजाब में आलूदगी है और जो हवा में आलूदगी है उसको भी कम करने में काम आएंगे। हमारे साथ शेफ़ तैयबा हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे बड़े जेन्युइन स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। सोचे 70% स्मॉग में कमी हो जाए तो 70% तो आपका मसला हल हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी 30% इतनी तो स्मॉग हर जगह ही होती है पूरी दुनिया में। बिल्कुल ऐसी है जुगन, और बहुत खुशी होती है अपने मुल्क को ऐसे तरक्की करते देखते हुए कि जो चीज़ें हमने कभी इमेजिन नहीं की थी वो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा की वजह से जो है वो पॉसिबल हो रही हैं। भाई देखिए उनका चाइना से चीज़ों को, जिस मुल्क में जो चीज़ें ऐसी बन सकती हैं जो पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा कर रही हैं, मैडम उनको या तो उन चीज़ों से इंस्पिरेशन ले रही हैं या अपनी इनोवेशंस लेके आ रही हैं। आप देखें हमारे मुल्क में जिस तरह मॉर्गेज का सिस्टम है, एक एग्जांपल देती हूँ। मॉर्गेज का मतलब क्या है कि आपने बैंक से लोन लिया, हमारे रेट्स इतने हाई हैं कि पाकिस्तान में बड़े कम लोग हैं जो बैंक से लोन लेके अफोर्ड करते हैं। बिल्कुल ऐसे। मैडम ने जो ये एक एफर्ट किया इतना बड़ा कि लोग अपनी ज़मीन ले सकें, या अगर उनके पास ज़मीन है तो उसके ऊपर घर बनाने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ताकि हर बंदे का अपना घर हो। धी रानी जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि जिनके माँ बाप को समझ ही नहीं आ रही कि बच्चियों की शादी कैसे करें, वो एक वक्त की रोटी नहीं अफोर्ड करते तो बच्चियों को किस तरह इज्जत से उनकी शादियां करें। बिल्कुल ऐसे। तो मैडम ने वो भी किया और साथ में वो चीज़ें भी प्रोवाइड की जो बच्चियों की ज़रूरत की होती हैं शादी के बाद। सो आप सोचें कि सिर्फ एक लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रही, एक इंसान होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हैं, क्योंकि वही हवा जो है वो हम भी उसमें ही सांस ले रहे हैं, उसी में मैडम सांस ले रही हैं। बिल्कुल ऐसे। उसी में उनकी फैमिली भी ले रही है, हमारी फैमिलीज भी ले रही हैं। सो ये सब चीज़ें पूरे पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हैं। और आप देखें जब ये सब चीज़ें बेहतर होंगी तो क्या लोग हमारे मुल्क को आके देखना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे। पहले बहुत से लोग इंटरनेशनली पाकिस्तान आते थे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मॉग की वजह से वो भी कम हो गया। ऐसे है। गर्मियों में इतनी गर्मी होती है कि बहुत से जो वेस्टर्नर्स होते हैं वो हैंडल ही नहीं कर पाते। सो जब स्मॉग और इन चीज़ों के हालात बेहतर होंगे, हमारी टूरिज्म भी बेहतर होगी, जो मैडम का एक और एफर्ट है मैग्निफिसेंट पंजाब के नाम से, जिसमें वो पंजाब को हाईलाइट कर रही है।
जुगन आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्सेप्ट भी खत्म हो रहा है ना, जिसमें आप अमीर पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ काम जी, जी। करती हैं, आप लोग कितना काम कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। क्वालिटी ऑफ फूड को बेहतर करने के लिए? और जुगन ये कि जो एक कॉन्सेप्ट था ना जिसमें अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, मैंने ये मैडम के आने के बाद ये चीज़ देखी है कि उसमें बहुत बेहतरी आई है। मतलब चीज़ें जो एक कॉमन मैन है उसके लिए जितनी फैसिलिटेट उन्होंने की हैं, मैं नहीं समझती कि जिस तरह अब आप ये देखें कि जो हमारे और जिसके पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है बिल्कुल उसको भी स्ट्रीमलाइन किया गया है। बिल्कुल ऐसे। देखिए जब टैक्सेस बढ़े तो व्यूअर्स, हम तो आर्टिस्ट, हमारे तो फॉरेन टैक्स जो है एट सोर्स कटता है। सो हम तो भाग ही नहीं सकते इस चीज़ से, हमें जो चेक मिलता है उसमें टैक्स कट के हमें मिलता है जी। एक सर्टन परसेंटेज का। टैक्सेस बढ़े, बड़े लोगों ने कहा हाय अल्लाह हम आर्टिस्ट के टैक्सेस बढ़ गए। मैंने कहा भाई अच्छा है, हम लोग अच्छे पैसे कमाते हैं, अगर हम टैक्स देंगे हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। तो अपनी जेबें भरने से बेहतर है कि अपने मुल्क के हालात को बेहतर करें। बिल्कुल लेकिन उसके लिए बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। ज़रूरी है। और जुगन आपने रोड साइड पे देखा होगा कितनी खूबसूरत अब वो मैं कहती हूँ लग रही हैं फूड कार्ट्स जो आपने मैडम ने डिस्प्ले करवाई हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो पहले कितने बुरे तरीके से वो फुटपाथ पे बैठे होते थे। और वो भी पाकिस्तान फूड अथॉरिटी की एफिलिएशन के बिल्कुल साथ की दोनों की एफिलिएशन कि भाई अगर आप एक चीज़ बेच रहे हैं डेफिनेटली तो अच्छे अंदाज अच्छे में बेचे, अंदाज साफ सुथरे अंदाज में बेचे। जो बेच रहा है उसको भी फायदा होगा और लेने वाले का भी दिल तो करेगा ना, लेने वाले का भी दिल करेगा, तो अगेन उसका भी फायदा, लेने वालों का भी फायदा, मुल्क की खुशहाली। बिल्कुल छोटे से छोटे स्केल से लेके बड़े से बड़े स्केल पे जब हम ये चीज़ें सारे मिलके करेंगे, जैसे मैडम कर रही हैं, हम भी अगर आगे बढ़ बढ़ के करेंगे तो कौन रोक सकता है पाकिस्तान को नंबर 1 नेशन इन द वर्ल्ड बनने से? कि हर बंदा हमारे पासपोर्ट की ख्वाहिश करे, हर बंदा हमारे रुपए खरीदने की कोशिश करे। मज़ा तो तब आएगा ना व्यूअर्स। और इंशाल्लाह मैडम की क़यादत के अंडर हम इस तरफ कामज़द हो चुके हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज सिर्फ शेफ़ तैयबा का किचन नहीं होगा, आज मुझसे भी ज़बरदस्ती काम कराया जाएगा। एक रेसिपी मैं बताऊंगी, एक शेफ़ तैयबा बताएंगी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए शेफ़ तैयबा के किचन में, लेकिन आज तैयबा एंड जुगन का किचन होगा। बिल्कुल ऐसे। और वो इसलिए क्योंकि आज हम दोनों आपके साथ एक एक रेसिपी शेयर करेंगे। हमेशा लोग ये कहते हैं कि जी दाल तो बड़ी बोरिंग चीज़ होती है, दाल का तो मतलब एक वही चीज़ होती है, मतलब अगर घर पे दाल बनी हो तो अक्सर ये बात की जाती है कि आए हाय फिर दाल बनी हुई है। तीसरी बात जो मुझे बड़ी बॉदर करती है कि हम लोग दाल के बेनिफिट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। और ये जो एक मुहावरा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो दाल तो एक बड़ी आला चीज़ है, बिल्कुल ऐसे है। एक्चुअली मुर्गी से भी ज़्यादा कई जगहों पे बेनिफिशियल। सो आज शेफ़ तैयबा भी रेसिपी शेयर करेंगी और मैं भी करूँगी। मैं आज आपको मलगटानी सूप की रेसिपी बताऊँगी जो एक साउथ एशियन रेसिपी है बेसिकली। और मलगटानी सूप को आप लेंटल सूप भी कहते हैं, यानी कि दाल का सूप। ये सूप मैंने एक दफ़ा बनाया था रमज़ान ट्रांसमिशन में, तो मेरी टीम को क्योंकि बड़ा पसंद आया तो आज उन्होंने दालों का इसलिए भी टॉपिक रख लिया क्योंकि वो ये सूप पीना चाह रहे थे। सो मुझे भी पता है कि ये लोग क्या चलाकियाँ करते हैं, क्योंकि बड़ी देर से कह रहे हैं वो सूप और मैं इग्नोर कर रही हूँ। सो मैं अपने सूप की जल्दी से आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। क्विकली आई एम गोइंग टू पुट दीज अनियंस इन, क्योंकि साथ साथ ये भी चीज़ हो जाए और बातचीत हो जाए। यहाँ पे भी अनियंस ब्राउन हो रहे हैं, ये आपका हो गया, ये मेरा हो गया। यहाँ पे मैंने अनियंस डाल दिए। अच्छा, मैं आज जो सूप बना रही हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स पहले आपके साथ शेयर करूँगी। 2 टेबलस्पून या तो घी या फिर तेल, ठीक है। बटर यूज़ कर लें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं उन चीज़ों से रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ जो घर पे ही यूजुअली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। 2 टेबलस्पून आपने घी, तेल या मक्खन डाला, 1 प्याज फाइनली चॉप्ड, 2 गार्लिक के जवे, लहसुन के जवे, 1 इंच जो है वो अदरक का, गाजर 1 कटी हुई, 1 सेब कटा हुआ। आप उसको छील के भी डाल सकते हैं और छीले बगैर भी डाल सकते हैं। अच्छा, छीले बगैर डालेंगे तो आपको फाइबर ज़्यादा मिलेगा। देन आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच ज़ीरा, आधा कप लाल लेंटल जो कहते हैं हम जिनको, मसूर की दाल, 4 कप मुर्गी की यखनी,
ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन बना रहे हैं तो आप वेजिटेबल यखनी यूज़ करेंगे, अदरवाइज वेजिटेबल यखनी करेंगे, वरना अगर आपको वेजिटेरियन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो हो गया। उसके अलावा नमक और काली मिर्च जायका मतलब हस्बे जायका। काली मिर्च ज़रूर डालनी है क्योंकि वो हल्दी की जो अफादियत है उसको बढ़ा देती है। ये लहसुन मैंने डाल दिया अंदर क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना वो गार्लिक, अनियंस, ये थोड़ा सा कुक करके इसको किया जाता है। थोड़ा सा मेरा लहसुन भी पक जाएगा और उसके अलावा इसमें नींबू का रस भी जाता है और विनेगर जिसको हम सिरका कहते हैं वो भी जाता है, और धनिया आप ऊपर से डाल सकते हैं उसकी लुक को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत ही सिंपल है। दाल मैंने पहले से बॉईल करके रख ली है क्योंकि इस दाल को आपको ओवर कुक नहीं करना पड़ता जिस तरह हम लोग करते हैं। दाल पका ली और मैंने यखनी भी रेडी कर ली मुर्गी की। अब आप इसमें अगर ये देखें, ये मैंने यखनी भी रेडी कर दी, राइट। सो फ्रेश यखनी यहीं पे बनाई, ये किया। अब हमने अदरक लहसुन को मतलब ये थोड़ा सा गार्लिक को सौते किया। अब जिंजर कहाँ गया हमारा? जिंजर अभी कटने वाला है, मैं आपको काट देती हूँ ब्रेक में। अच्छा चलिए, जिंजर भी हम इसमें भी तो कुछ ही लम्हों में डाल देंगे। और बेसिकली आपने हर चीज़ को कंबाइन करना है, उसे कुक करना है और वो रेडी हो जाएगी। तो मैं अब इस स्टेज पे इसमें गाजरें भी डाल दूंगी थोड़ी सी, लेकिन सेब जो है वो मैं क्लोज टू दी एंड डालूंगी। को सेब को उस तरह से पकने की ज़रूरत नहीं होती। सेब से एक मिठास भी आ जाती है और आपको फिर चीनी भी नहीं डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगेन फाइबर का कंटेंट बढ़ जाता है, राइट। सो अब आप क्या बना रही हैं आज, आप शेयर कीजिएगा, मैं तब तक मसाला जात जो है वो इसमें डाल। जी व्यूअर्स, दाल की ही रेसिपी हम बना रहे हैं आज चने की दाल जो है वो ढाबा स्टाइल में हम तैयार कर रहे हैं। तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चने की दाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं आधा किलो, तेल हस्बे ज़रूरत होगा इसमें, प्याज 3 से 4 अदद हैं, टमाटर 1 अदद, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, और चिकन की जो यखनी है वो हम थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे, लाइक हाफ कप के करीब बस। काली मिर्च जो है आधा चाय का चम्मच, और हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक जो है वो हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स, इसकी जो प्रोसीजर है, ये जीरा था, ये हमारे पास है वो काली मिर्च। काली मिर्च। जीरा कहाँ पे है? ज़ीरा अभी हम ब्लेंड कर देते हैं। नहीं, मुझे वैसे ही आप दे दें, मैं उसको ग्राइंड कर लूँ। ये इसी के अंदर ये जीरा होगा जी, ठीक है। कुछ जीरा भी हमने ब्राउन करना होता है। इसमें कुछ काली मिर्च के भी। अच्छा, इसका प्रोसीजर व्यूअर्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक पैन में हम जो है वो 3 से 4 अनियन जो है उनको बारीक काट के उसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। उसके साथ हम सिर्फ 1 टमाटर इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको जो है वो नरम होने के लिए हम रख देंगे। और जिस वक्त ये सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें हम सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे, और उसके साथ हमने दाल जो है वो बॉईल करके रखी हुई है वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी, चिकन की यखनी ऐड कर दूँगी। इसको हम पकने के लिए रख देंगे कवर करके। फिर जिस वक्त ये ड्राई हो जाएगी थोड़ी सी, तो फिर इसमें जो है हम गार्निश का जो बाकी सामान है वो ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने अनियंस को ब्राउन करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। वो हमने इसीलिए पहले की थी कि क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। यहाँ पे दाल के सूप की अगर हम बात करें तो गाजर उसमें मैंने डाल दी है, उसके अंदर हमने मसाला जात भी डाल दिए हैं। मैं क्योंकि यखनी में मैंने चीनी कह रही हूँ, नमक डाला था, सो मैं नमक बिल्कुल एंड में इसमें एडजस्ट करूँगी, राइट। सो ये मैंने इसमें अब यखनी डाल दी। आपने कितना थिक रखना है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप यखनी उसमें कितनी डाल रहे हैं। और ये हमने सूप पकने के लिए रखता है। अब ये अच्छा खासा जो है ये 4 से 6 लोगों के लिए प्रॉपर एक मील है। बिल्कुल ऐसे इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ में अपने एक टोस्ट खाना है चीज़ लगा के या मक्खन टोस्ट खाना है तो आप वो खा सकते हैं। एक बड़ा ही हेल्दी ऑल्टरनेटिव। मैं इस स्टेज पे ज़रूर ट्राई करती हूँ जस्ट टू मेक श्योर के हाँ, अभी उसमें चीज़ें डलनी है। ऑफ कोर्स हमारा उसमें सिरका भी जाएगा क्योंकि एक्चुअली फ्लेवर्स को आपने बिल्ड करना होता है। मुझे अभी जिंजर प्लीज़ दे दीजिए ताकि वो भी मैं कट करके डाल दूँ। अच्छा चले, हाँ जी। तो आप अब अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ अगर हमें लेके चले तो। अच्छा, ये गोल्डन हो गया अनियन, इसके अंदर हम ये टमाटोज ऐड कर देंगे। सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ी सी इसमें हम जो है वो यखनी ऐड करेंगे स्टेज पे थोड़ा सा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और बाकी इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। अदरक,
रेड चिली पाउडर, हल्दी, और धनिया पाउडर, जी और साथ में इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अब मैं भी अपने एप्पल्स को ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए कि साइमल्टेनियसली हम सारी चीज़ें रेडी कर रहे हैं। मैंने अपनी चीज़ें ऑलमोस्ट अब सारी डाल दी हैं सूप के अंदर। थोड़ी सी देर आप इस सूप को कुक करेंगे, गाजरें जैसे ही आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी आप इसको ब्लेंड करेंगे, लेमन जूस भी इसमें जाएगा और इसके अंदर थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए या चिकन के पीसेस भी ऊपर रख दिए डाले जा सकते हैं। ये हमारा मसाला। आप वैसे सूप के साथ क्या लाइक करती हैं जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं? एक्सक्यूज मी, अल्हम्दुलिल्लाह आई प्रेफर सूप बाय इटसेल्फ। अच्छा, मुझे सूप के साथ ना लवाजमात इसलिए नहीं पसंद आती क्योंकि सूप एक कंप्लीट मील होता बिल्कुल है। ऐसे ही। हमारे जहन में ये चीज़ बैठी हुई है कि सूप के साथ अगर हम 10 चीज़ें नहीं लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सूप एक्चुअली कंप्लीट मील होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो मेरा अगर आप मुझे पूछे, बट हाँ अगर चाइनीज़ वगैरह सूप है तो फिर विंग्स हो गए बिल्कुल। या वॉन्टॉन्स हो गए, ऐसे ही है। फिश क्रैकर्स हो गए, बट मलिकटानी सूप के साथ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मैक्सिमम गार्लिक ब्रेड ही। बिल्कुल ऐसे ही गार्लिक ब्रेड होती है। आप नॉर्मली कौन से सूप्स बनाती हैं विंटर में? विंटर में जो कि हमारे घर तो हॉट एंड सॉर ज़्यादा पसंद किया जाता है। कॉर्न सूप बनता है और बाकी आपको पता है ये क्रीम ऑफ अनियन हो गया या मशरूम हो गया, ये बच्चे लाइक नहीं करते इसलिए फिर मैं नहीं बनाती वो। सही। ज़्यादा यही बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें दाल जाएगी, अब यहाँ पे हम, अच्छा ये दाल आपने पहले से कुक बॉयल की हुई है मैंने। बिल्कुल सही। ये हमने इसमें अब दाल डाल दी। जी, तो ये इसमें अचारी फ्लेवर आएगा या क्या होगा? नहीं अचारी फ्लेवर नहीं आएगा इसके अंदर। इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे बिल्कुल एंड में जब ये कुक हो जाएगा ना। हाँ। तो उससे इसके अंदर जो है ना वो एक बड़ा अच्छा सा मज़े का फ्लेवर आएगा इसके और अंदर। बात ये है कि जब आप इसको कुक करते हैं ना, जी। जब आप इसके अंदर वो डाल देते हैं, यखनी डाल देते यखनी हैं, डाल दें। तो नेचुरली उसका फ्लेवर जो है वो इनहांस हो जाता बिल्कुल ऐसे ही है। है। यहाँ से हम थोड़ी सी इधर भी यखनी डाल देते हैं। सही। जी, सो दाल, देखें आप दाल गोश्त बना सकते हैं, आप 1000 चीज़ें कर सकते हैं फ्लेवर को, चीज़ों का Enhance करने के लिए, आई मीन दाल गोश्त आप बना लें, माश की दाल हो गई, इस तरह ढाबा स्टाइल चने बिल्कुल की ऐसे ही, दाल चने हो की गई, दाल हो गई। हज़ारों किस्म की दालें हैं जो इंसान बना सकता है। सो ज़ीरो इश्यूज ओवर देयर। और ये देखें, ये सूप जो है लिटरली व्यूअर्स आपसे बातें करते करते, अगर आप दाल रात को सोक कर दें और सुबह आधा घंटा उसको कुक कर लें बिफोर स्टार्टिंग योर सूप, तो ये आपका सूप। एंड बाय द वे ये वो सूप है जो मैं अपने साथ अक्सर लेके ट्रैवल भी करती हूँ। इसको मैं ना बॉटल में बंद करके अपने वो स्टील की बॉटल्स आजकल आपको पता है आती हैं जिसमें ठंडा गर्म दोनों आप रख ऐसे ही है, सकते हैं, बिल्कुल। उस पर मैं डाल के अपने साथ ले जाती हूँ। व्यूअर्स भूख लगी, तबीयत डाउन हो रही है, गले में शोर है, वार्म सूप से वैसे भी आपको हेल्प हो जाती है और जायका उसका अपनी जगह बहुत ही मज़े का होता है। सो ये हमारी दालें मुकम्मल हो रही है। लिटरली 15 मिनट्स के बाद, जब तक ज़ैनब गोंदल का सेगमेंट ख़त्म होगा, हमारी रेसिपीज़ भी डन होंगी। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दोनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये दाल का सूप तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, न्यूट्रिशनली भी रिच है, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेजिंग है। बच्चे भी आपके पी सकते हैं, बड़े भी, इसमें कोई मिर्चें मुर्चें इस तरह की चीज़ें नहीं नहीं हैं। होती सो यू डोंट नीड टू स्ट्रेस अबाउट दैट। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इन्हीं जो दालों की हम बात कर रहे हैं उनकी अफादियत पे बात करेंगे ज़ैनब गोंदल से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बस ऑन एयर आते आते ही ज़ैनब गोंदल ने मुझे कह दिया आई लव यू। वो इसलिए कहा क्योंकि आज दाल का सूप इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से बनवाया है। तो इससे पहले मैं ऑन एयर आके इनके साथ खूबसूरत अल्फाज में गुफ्तगू करूँ, इन्होंने सोचा कि उसको काउंटर कर लें। तो व्यूअर्स, ये मेरा मतलब होता है जब मैं कहती हूँ कि तैयारी करके इंसान को हर चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। राइट? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। कितने महीनों से कह रही हो दाल का सूप बना दें? मेरा ख्याल है कोई पिछले रमज़ान से 9 महीने तो हो गए। बिल्कुल। हाँ। और क्योंकि मैं बार बार कह रही थी नहीं, तो आज उन्होंने कहा दालों की बात हो रही है तो आपको भी तो दाल का सूप बनाना आता है ना, जरा रेसिपी शेयर कर ले। एग्जैक्टली। ये जो चलाकियां आप लोग करते हैं ना, देखिए, बट
एक्चुअली मुझे आज आपसे कोई नाराज़गी और गिला नहीं है, बिकॉज एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप दालों यानी कि पल्सेस, जिसमें मसूर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल, काली दाल, वेरियस सारी जो दालें आती हैं उससे रिलेटेड बात कर रही हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर जब लोग न्यूट्रिशनिस्ट के पास या किसी फूड टेक्नोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो प्रोटीन पे फोकस करते हैं, और हीम फॉर्म ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल, यानी कि गोश्त हो गया, कीमा, मटन, फिश, डिफरेंट चीज़ें। हर बंदा ये चीज़ें अफोर्ड नहीं करता डेली। दाल एक ऐसी चीज़ है जो फिर भी अफोर्डेबल है, बिल्कुल ऐसे ही, और उसको अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आप उसको डेली भी खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे और वेजिटेरियंस तो वैसे ही ज़्यादा पल्सेस, लेग्यूम्स और टोफू हो गया, सोयाबीन वगैरह, इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो रखते हैं, राइट? बिल्कुल। सो आज इस टॉपिक को रखने का आपका रीज़न क्या है? अच्छा, रीज़न ये था कि हमारे बच्चों में जो है ना, हम ये चीज़ें बहुत कम जो है ना वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। उन्हें हम बता रहे हैं कि जी गोश्त ही सब कुछ है, डेली बेसिस पे शायद चिकन, मटन, बीफ अगर घर पे नहीं बन रहा तो पता नहीं घर के हमारे हालात ख़राब हैं या कुछ ऐसा है। मुझे तो ये सिचुएशन समझ नहीं आती। लेकिन अगर दाल आप बच्चे को नहीं दे रहे तो आप उसके माइंडसेट को सिर्फ ख़राब नहीं कर रहे, आप बल्कि उसका ब्रॉटअप भी ख़राब कर रहे हो। आप वो अमाइनो एसिड्स जो हैं उसकी लाइफ में से मिस आउट कर रहे हो, वो न्यूट्रिएंट्स मिस आउट कर रहे हो, और वो आपका जो एक ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना आप उनको मिस आउट कर रहे हो। क्योंकि हमारी ट्रेडिशन में अगर हम देखें तो दाल सिर्फ सालन की हद तक नहीं बनती। हमारे घरों में दालों के हलवे बनते हैं, दालों से बहुत सारी वेरियस आप डिशेस जैसे हैं। दाल के सूप की जो मैं बात कर रही हूँ, व्यूअर्स, मलगटानी सूप हमारे इस साइड की इजाद है, बिल्कुल ये वेस्टर्न इजाद नहीं है। ऐसे ही है। क्योंकि दाल अगर आप देखें तो एक्चुअली तो सूप फॉर्म में ही होती है, आप उसको चावल पे डाल के खाते हैं। अच्छा, इसी दाल के सूप के अंदर जो मैंने भी बनाना सिखाया, अगर आप थोड़े से चावल भी डाल दें, Yes. मैं इसलिए चावल अवॉइड करती हूँ क्योंकि बात ये है कि ऑलरेडी उसमें एप्पल भी है, कैरेट भी है, बतेरा कार्बोहाइड्रेट है। Yes. लेकिन अगर आपने उसको मजीद हार्टी बनाना है तो बेस पे थोड़े से राइस डाले, ऊपर से दाल का सूप डाला, थोड़ा सा ऊपर आपने चिकन मैं और उठ के चली जाऊंगी खाने। तो चली जाओ। ये तो कह हांडी रही हूँ, में से तारीफें इतनी नहीं कर रही देख के में ही, आप बैठ के सूप पी लेना, वाह। खुद भी पक जाना और सूप भी पी क्या लेना। मजा आएगा। देजकी में बैठने का, नहीं नहीं, हम ठंडी देज की भी ये तो बैठेंगे। वो वाली बात है ना जो मैं कहती हूँ कि निहारी के बारे में मेरे यही तासुरात निहारी होते हो और हैं कि मेरा बहुत दिल चाहता है निहारी के एक बड़े से तशले के अंदर मैं स्विमिंग कर रही हूँ। मुझे वैसे- ये एक्चुअली ख्वाब आया था एक दफा, My और मैंने God. ऑन एयर शेयर किया था Wow. कि एक्चुअली मुझे ये ख्वाब आया था। तो कितना मेरा एंजॉय किया मैं होगा। डाइटिंग कर रही थी उन दिनों में, मुझे व्यूअर्स इतनी को निहारी की क्रेविंग हो रही थी, और बार बार मैं कहूँ हाय निहारी, हाय निहारी, हाय निहारी, अच्छा मेरा कब आएगा चीट डे। वो 2-2 हफ्ते के बाद एक दिन आता था, एक मील आप चीट, मैं उसके इंतजार में भी हफ्ता पड़ा हुआ था चीट मील का। उफ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, मुझे रात को मैं सोई हूँ और मुझे पूरी रात यही ख्वाब आता रहा कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा देजकी का है निहारी की, और उसके अंदर मैं स्विमिंग कर रही हूँ ये होती है सच्ची मोहब्बत और सच्ची निहारी लगन से। निहारी तो आप दाल के सूप में स्विमिंग करना। हाँ, मैं देखे ना क्रेव कितने महीनों से कर रही हूँ, तो मेरा बनता है, अब तो मेरा बनता है। आपका 2 हफ्ते से नहीं गुजारा हो रहा था, तो मेरा 9 माह 10 माह से चल रहा है। बेटा तुसी खुद बना लो ना दाल का। अच्छा, दाल के सूप की तरफ भी आएंगे एक्चुअली, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने को कि किस किस तरह से मर्द हजरात अक्सर इस बात पे गिला करते हैं कि घर में दाल ही बनी हुई है, या आज फिर दाल बनी है, दाल के अलावा इस घर में कुछ नहीं बनता। ये लाइनें हम सब ने सुनी। बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन मुझे ये एक इख्तलाफ रहता है बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से, कि जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड की हर चीज़ फॉलो करते हो तो आप ये क्यों नहीं फॉलो करते। अगर हम टर्की की बात करें, लेंटिल सूप हर मील के साथ वो लोग आपको देते हैं। आप यूएस जाओ, वहाँ पे भी आपको लेंटिल सूप, क्लियर सूप, हर चीज़ मिल रही होती। तो यहाँ पे आप ये रिवाज क्यों नहीं लेके आ रहे होते। हम कुछ टाइम पहले मैं बाहर गई अपनी फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे मैंने लेंटिल सूप ऑर्डर किया, तो लिटरली मेरी फ्रेंड्स मुझे उल्टा कह रही हैं, यार तुम क्या सूप ऑर्डर कर रही हो, लेंटिल्स का क्यों कर रही हो, हम ये वाला ऑर्डर कर लेते, डिफरेंट वेरियस वहाँ पे चीज़ें थी, तुम ये ऑर्डर कर लो, वो ऑर्डर कर लो। मैंने कहा नहीं यार, मुझे क्रेविंग लेंटिल सूप की हो रही है, मैं वही पीना चाहती हूँ। अगर इनके बेनिफिट्स की हम बात करें ना, तो इतने सारे दालों के बेतहाशा फ़ायदे हैं कि आपको डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे जो है ना वो अपनी डाइट में एक टाइम कम अज़ कम दाल को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। दाल आप किसी भी फॉर्म की यूज़ कर रहे हो, लेकिन होनी चाहिए आपकी डाइट में इंक्लूड। क्योंकि देखिए, गोश्त जब हम खा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चे सिर्फ जो है ना वो ग्रेवी खाते हैं, अंदर से जो चिकन मटन का पीस होता है वो नहीं खा रहे होते।
ग्रेवी से हम टोटल अमाइनो एसिड्स पूरे नहीं कर सकते, लेकिन दाल एक ऐसी चीज़ है, अगर आप बच्चे को दाल खिला रहे हो, अगर वो नहीं खा रहा, आप उसको आटे के अंदर जो है वो मसल के रोटी जो है वो उस फॉर्म में बना के दे सकते हो। आप बेसन की जो है वो रोटी उसको बना के दे सकते हो, जिसको हम चने की दाल को पिसवा के आपने बना लिया है, आप बच्चे को उस फॉर्म में दे सकते हो। नंबर 3 फॉर्म आप उसको पराठे की फॉर्म में दे सकते हो। नंबर 4 आप दाल के अंदर ही जो आपने बनाई है नॉर्मल, आप उसी में ब्लेंडर चला लो और आप बच्चे को उस फॉर्म में दे दो। आप उसको स्पून से खाने की आदत डालो, बच्चे में ये आते खुद ही से डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे बच्चों में मसले चल रहे होते हैं, बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। आप दालें ही सिर्फ उनको देना शुरू कर दो तो उनकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत हद तक ट्रीट हो जाती है, उनके गट इश्यूज़ जो है वो बहुत हद तक ट्रीट हो जाते हैं। हम अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं वेट लॉस में हमेशा तुम दालें, चने और लोबिया और ये चीज़ें क्यों डालती हो? मेरा ये डालने का एक बड़ा मकसद ये होता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन पहला, कि फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है उसके अंदर, क्योंकि जब लोग वेट लॉस की तरफ जाते हैं ना, वो हर चीज़ बंद करते हैं। हर चीज़ बंद करने के साथ क्या होता है, उनकी जो डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, जिससे बालों का गिरना, स्किन का ख़राब होना, स्किन का सैगी होना बहुत ज़्यादा, यानी स्किन का ढलक जाना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो अगर आप दालें ही एटलीस्ट ऐड ऑन करते जाते हो ना डाइट में, तो वो चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाती हैं। इंसुलिन की जो स्पाइक्स आ रही होती हैं उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, मुझे जो है ना कुछ दिन मैंने पहले हमेशा ये महसूस किया कि जब मैं दाल खाती हूँ ना, तो मेरा पेट 6-8 घंटे के लिए फुल होता है, बिल्कुल। मुझे बार बार भूख नहीं लगती। बट जब मैं फॉर एग्जांपल चावल, जैसे तेरे बच्चे जैसे चने वाले चावल होते हैं, बड़े लोग शौक से खाते हैं चने वाले चावल। ग्रांटेड उसमें चना होता है, लेकिन उसमें चावल का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जब आप चने वाले चावल खा लेते हैं, इवन आप रायता सैलेड साथ खा लें, तो उसमें आपके अंदर इतने ज़्यादा सिंपल कार्ब्स जाते हैं कि विद इन 1-1.5 घंटा आपने इतने भी चावल खा लियो, 2 घंटे बाद आपको भूख लग जाती है। सो खाने वाली चीज़ें वो खाएं जो आपके पेट को लंबे टाइम के लिए फुल रखें। अच्छा देखिए, हम कह रहे हैं कि ये एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, ठीक है, जिसमें 100 ग्राम्स में 24 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है। लेकिन क्या हम 100 ग्राम्स ऑफ दाल खाते हैं? हम उसके साथ, जैसे आपने कहा चनों वाले चावल में, मेरा ख्याल है कि एक इंसान के हिस्से में जो है ना 100 ग्राम्स दाल की बजाय 5 या 6 ग्राम्स ऑफ दाल आ रही होगी, तो जिसमें प्रोटीन का कंटेंट क्वाइट 1% रह गया, तो 1% प्रोटीन आपकी डाइट को पूरा नहीं कर सकता प्रोटीन का कंटेंट। इसीलिए मैं सूप की तरफ आई। Yes. देखिए, सूप जो है ये बेसिकली एक साउथ इंडियन एंड बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम की डिश है। Yes. जिस वक्त ब्रिटिश राज चल रहा था, अभी पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त ये एक सूप इजाद किया गया, जिसको बेसिकली, अगर इसका नाम मलगटानी सूप होता है, जिसको हम लेंटिल सूप भी कहते हैं। इसमें मैंने थोड़ी रिसर्च की थी। इसका नाम आता है टामिल वर्ड्स पेपर एंड वाटर, यानी कि काली मिर्चों वाला पानी। स्पाइसी साउथ इंडियन ब्रॉथ, जो बहुत से लोग सर्व करते थे उस जमाने के ब्रिटिश ऑफिसर्स को। अगेन, अभी ये पाकिस्तान नहीं बना था, ये उससे पहले की वक्त की बात है। ब्रिटिश को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको अडेप्ट कर दिया। उसमें उन्होंने दालों के साथ साथ क्रीम भी डालनी शुरू कर दी, गोश्त भी डालना शुरू कर दिया। हमने अलबत्ता इसमें ये नहीं किया। देखिए, जब आप ऑलरेडी दाल डाल रहे हैं, उसका प्रोटीन का कंटेंट हो गया, उसमें अच्छा फाइबर हो गया। हमने उसमें एक एप्पल भी डाल दिया, मज़ीद फाइबर आ गया। उसमें आपने गाजर भी डाल दी, मज़ीद उसमें फाइबर आ गया। अच्छा, यखनी उसमें मैंने चिकन की डाली कि उसमें ज़रा न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। बिल्कुल, उसी के चिकन के पीसेस आप डाल सकते हैं, लेकिन ना भी डाले तो इट्स बेटर। दूसरी बात, क्रीम आपने डालनी है, आपकी चॉइस है। मैंने इसमें क्रीम इसलिए नहीं डाली क्योंकि हम एक हेल्दी सूप बना रहे थे। बिल्कुल, वो फैट कंटेंट पूरे फिर बहुत उतने बढ़ सूप जाता के अंदर 2 टेबलस्पून टोटल ऑयल, घी, व्हाटएवर डाले, 2 टेबलस्पून, व्हिच इज क्वाइट नथिंग। और उसको मैंने यूज़ किया था अनियंस को और गार्लिक वगैरह को सौते करने के लिए, और विद इन हाफ एन आवर ये सूप तैयार हो जाता है। अब इस सूप जो मैंने बनाया है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये ज़ैनब गोंदल हमारे साथ शेयर करेंगी ब्रेक के बाद। ये लीजिए व्यूअर्स, वेलकम बैक। दाल का सूप तैयार है। अब दिखने में तो इट्स जस्ट सिंपल दाल, इट्स योर फेवरेट, सो हियर यू गो मैडम। आप ही चखें और आप ही बताएं कि कैसा है। यहीं पे ऑन द स्पॉट तैयार किया, ऑफ कोर्स व्हाइल आई वाज सिटिंग एंड चैटिंग विद यू। शेफ तैयबा ही देख रही थी और फिर हमने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। एज यूजुअल अमेजिंग। अब इसमें हमने कोई क्रीम नहीं डाली,
एग्जैक्टली कोई कोकोनट क्रीम नहीं डाली, कोई हमने इसके एक्स्ट्रा अंदर फैट्स नहीं डाले। फैट्स नहीं डाले एक्स्ट्रा। अब आप सोचे 2 टेबलस्पून, आप 1 टेबलस्पून में भी बना सकते हैं। ऑनेस्टली अगर आप ना भी ऑयल डालना चाहे तो उसके बगैर भी बना सकते हैं, बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हल्का सा उससे फ्लेवर आ जाता है, और अब हल्का फुल्का फैट तो आपको अलाउड है। बिल्कुल, और थोड़ा बहुत फैट आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है और आपका होना भी चाहिए। मेरा नो डाउट उसको रखने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कैसे समझाऊं नहीं, अपनी? सूप अगर पीते पीते बेशक गप्पे लगाओ, कोई मसला नहीं है। हाँ, बट ये भी अच्छी एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन मैं करती है हूँ। मेरा। बट पॉइंट ये है कि देखो, जिस तरह इसमें गाजर है, इसमें सेब है, इसमें मसूर की दाल है, हाँ यखनी है, बिल्कुल, नमक, काली मिर्च, हल्दी। हाँ। हल्दी मैं हमेशा डालती हूँ क्योंकि हल्दी आपको रिपेयर करने के, हील करने में हेल्प करती है। बिल्कुल। और काली मिर्च ज़रूर, क्योंकि वो उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। यस। इसमें कोई इतने मसाले मसूले नहीं है। अदरक, लहसुन, प्याज, कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर आप इसको डाल के इस सूप को डेली बेसिस पे पीना शुरू करते हो, तो इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो उन्हीं की बेसिस पे आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो दिस इज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी सूप फॉर यू। आपकी अगर एजिंग का प्रोसेस ज़्यादा चल रहा है, तेज़ है, आप इसको पीना शुरू करो, आपका एंटी एजिंग का प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है। आपकी अगर डाइजेशन के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप इसको लो, वो हल हो जाते हैं। और उससे ज़्यादा बहुत सारे लोग जो ब्लॉटिंग का इशू फेस करते हैं, वो भी इस सूप से आप ठीक कर सकते हो। आप अगर इसको मॉर्निंग में लेते हो, तो मॉर्निंग में लेने का मकसद ये है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 11 बजे पिया, ब्रंच के वक्त, ब्रंच लंच और ब्रेकफास्ट के लिए ले लिया। 11 बजे मैंने इसको पिया, मुझे लिटरली रात 8, 9, 10 बजे तक अपने खाने की कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने चाहे काम करना हो, क्लिनिक करना हो, कहीं भी मैंने जाना है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं जौ का दलिया, Yes. जौ के दलिए को भी अगर आप अच्छे तरीके से, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी कि उसके अंदर आप नट्स और ड्राइड फ्रूट्स और चीज़ें मिक्स करके एक बोल बना के ले लेते हैं, तो शाम तक आपको भूख नहीं लगती। बिल्कुल ऐसे ही है। बट राइट तरीके से लेना है ना। Yeah. इसके अंदर भी अगर आपने बटर और डाल दिया होता, इसमें आपने क्रीम डाल दी होती, इसमें आपने और प्रोटीन डाल दिया होता, तो इसकी कैलोरीज बढ़ जानी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसी तरह जब आप जौ का दलिया बनाते हैं, जब आप उसके अंदर फ्रूट्स, नट्स, चीज़ें डाल देते हैं, तो वो एक होलसम कंप्लीट मील बन जाती लेकिन है। वहीं अगर आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा दें, अपने ऑयल या घी की उसको भूनते हुए क्वांटिटी बढ़ा दें, तो वो कैलोरीज कहाँ की कहाँ चली जाती हैं। देखिए, कैलोरीज का जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं कि बड़ा सिंपल सा है। आपने वही सूप लिया, आपने वही दालें ली, बड़ी अच्छी हैं आपके लिए, प्रोटीन बड़ा अच्छा है आपके लिए, कार्ब का सोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी साइड पे आपने उसी के अंदर तड़के के साथ 3-4 चम्मच ऑयल में आपने उसका तड़का लगाया चीज़ों का, और आपने उसी दाल के सूप में डाला या दाल में डाल दिया, तो वही कैलोरीज आपके लिए इतनी सरप्लस हो जाती हैं कि वो बजाय आपका वजन कम करने के लिए, आपके लिए हेल्दी होने के, आपको बेनिफिट्स देने के, वही तड़का आपको नुकसान देना शुरू कर देता है। अब दाल जो है ना, इसके अंदर ऑलमोस्ट 7 to 8 अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, वो मौजूद होते हैं। टोटल 9 हमारी बॉडी को बाहर से चाहिए होते हैं, बाकी हमारी बॉडी जो है वो खुद से प्रोड्यूस कर लेती है। लेकिन अगर आप इसी उसमें, जैसे हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, एप्पल है, कैरेट है, तो ये आपके वो बाकी अमाइनो एसिड्स हैं उनको भी पूरा कर देता है। अगर आप सूप नहीं बनाना चाहते, सादी दाल है, आप उसको अगर चावल ले लेते हो, अब चावल और दाल के रेशो क्या होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ले रहे हो अपना 1 कप ऑफ दाल, तो आपका 1/4 कप ऑफ राइस होने चाहिए। हम इसका उल्टा करते हैं, हम ऐसे करते हैं 1/4 कप अगर हम दाल ले रहे हैं तो हम 1 कप राइस ले लेते हैं। अच्छा, इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मैंने ना एक वीडियो रिसेंटली बनाई माई लंच बॉक्स की, तो ये बहुत लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे। माई लंच बॉक्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लगाया है, अगर आपने चेकआउट करना है यू कैन, जस्ट एज एन ऑप्शन। ये जो बातें हम लोग ऑन एयर करते हैं वही मैंने एक्सप्लेन की है उसके अंदर। मैंने अपना एक लंच बॉक्स दिखाया, उस वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली ये एक्सप्लेन किया है कि मे बी एट सम पॉइंट हम अपने प्रोग्राम पे उस वीडियो को दिखा सकते हैं, व्हाटएवर, बिकॉज उस 7-8 मिनट की वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि जी ये मेरा लंच बॉक्स है, इतने से पोर्शन के अंदर मैंने चावल डाले, लिटरली 4-5 टेबल स्पून, दाल डाली 2 बड़े टेबल स्पून, आलू कीमा डाला साइड पे, बिल्कुल एक अच्छा भी था पोर्शन, उसमें, ठीक है, सैलेड डाला, यस, आपका खाना एक्चुअली मुकम्मल है। साथ में मैंने थोड़ा सा अनार एक उस पे डाल दिया था बॉक्स टिन में डाल के, और उसके अलावा हैंडफुल ऑफ नट्स मैंने एक जिपलॉक में डाल। है जो बात हम मुंह से कर रहे हैं, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और दिखाया, वो आपके पास क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं ना कि हम कैसे करें, हम डाइटिंग कैसे, भाई डाइटिंग नहीं करनी, आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। अगर आपका शौहर इतना खाता है तो आपने इतना खाना है, अपने साइज, अपनी बॉडी और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। मुझे कहते हैं आप सब कुछ खा लेती हैं, हाँ, क्योंकि अब मैं एक
अगर मैंने निहारी खानी है तो मैं उसके साथ 2 खमीरी रोटियां नहीं खाती। यस, मेरा अगर बहुत जी चाह रहा है तो मैंने आधी खमीरी रोटी खा ली और साथ में मैंने ये बोल भी निहारी का खा लिया। मैक्सिमम आप बता रही हैं कि आधी रोटी खा ली, वरना आधी से कम ही होती है मोस्टली। आधी से कम ही होती है, बट मेरा पॉइंट ये होता है कि साथ देखिए, सोडाज नहीं होते, मेन पॉइंट जो शुगर कंटेंट ऐड कर रहा होता है, फिर आप बहुत ज़्यादा साथ जो है वो रायते का कंटेंट नहीं ले रही होती जो आपकी कैलोरीज को बढ़ा रहा होता है। सो दाल तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। यस, मसला सिर्फ ये है कि आप उसको यूज़ कैसे करते हैं। दाल का सूप क्यों हेल्दी है? क्योंकि उसमें बहुत हैवी तड़के नहीं डले। यस, अब जिस तरह मैं दाल बनाती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर आप थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस चल रहे हैं, आपने उबली हुई दाल के अंदर जो बॉईल कर रहे हैं उसी के अंदर आपने प्याज टमाटर वगैरह डाल दिया, हाँ, दाल आपकी गल गई, पक गई। ऊपर से जो आप तड़का डालेंगे वो आप इतनी बड़ी तय का मत Oil डालें की ना, नहीं 1-1 इंच का तेल ऊपर घूम रहा होता है। आपने अपने लहसुन को, कड़ी पत्ते को, मोटी कलौंजी लाल डाल मिर्च लें, को, लाल जीरा मिर्च को, डाल लें, कलौंजी जीरा, लाल मिर्च, हाँ। इसको सबको आपने भून लिया थोड़ा भून सा। लिया। उसके बाद आपने उसको पतली छन्नी से गुजार लिया। यस, सारा जो उसका तड़का बच गया वो आपने दाल में डाल के मिक्स कर दिया, आपने ऑयल को साइड पे कर दिया। बिल्कुल। अब आपकी दाल पहले से भी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो गई और कैलोरीज उसकी रिड्यूस हो गई। और उससे भी मज़े की बात यह है कि आपको एक ही दाल का बोल जो है वो विटामिन सी भी दे रहा है, विटामिन के भी दे रहा है, आयरन भी दे रहा है, आपके प्रोटीन्स दे रहा है, पोटेशियम का अच्छा सोर्स है आपके लिए। आपको और क्या चाहिए? आपको अपने आयरन के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको ग्रैब करूं, मैं ये वाला मल्टीविटामिन खाऊं। आप सिर्फ दाल ही इनकॉर्पोरेट करते हो ना अपनी लाइफ में, तो आप सारी की सारी चीज़ों को फुलफिल करना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पे अगर हम अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं, आपका हमारे व्यूअर्स के लिए पैगाम क्या है? व्यूवर्स के लिए पैगाम यही है, चाहे आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं यानी दिल के अमराज हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है आपको जो भी कोई इश्यूज़ इस तरह के आ रहे हैं, ब्लॉटिंग के सारे, आप उन सभी को ही एक सिंपल सा जो इंग्रेडिएंट है जिसको हम दाल कहते हैं, दाल खाने से आप अपनी अगर सारी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हो तो और आपको क्या चाहिए? दाल को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, अपने पेरेंट्स को खिलाएं और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करें। बेसिकली व्यूअर्स, आज इस सेगमेंट करने का, किचन में भी दाल बनाने का, ये सारा इसका एक ही रीज़न है कि दालों को इतना हल्का ना लें। घर की मुर्गी दाल बराबर। आई एम सॉरी, मुर्गी अगर मतलब अगर बात करें तो दालें एक्चुअली खानों का बादशाह है, क्योंकि वो वेजिटेरियन भी खा सकता है, नॉन वेजिटेरियन भी खा सकता है, वो हर बंदे के लिए सूटेबल ज़ैनब होता भी है। खा सकती है। ज़ैनब भी खा सकती है, बड़ी खुशी को ऑनर पी रही है। तो यानी कि मैंने बनाया तो अपने हाथों और पाँव से था, लेकिन आई होप दैट यू आर नहीं, एंजॉयिंग। आपने बहुत प्यार से बनाया मेरे लिए और बहुत अच्छा है। अच्छा जी, लेकिन इसी को आप ज़रा सा एक्स्ट्रा चीज़ें डाल के, अब मैं एक जगह गई, मलगटानी सूप में उन्होंने फ्राई करके क्रूटॉन डाले हुए थे। ओह माय गॉड, क्या ज़रूरत है? ये फनकारियाँ गैर ज़रूरी हैं। सूप कंप्लीट मील है। Yes. दाल का एक बोल आप खा लें, उसके साथ सैलेड ले लें, रायता ले लें, चावल रोटी ना खाएं। कभी ट्राई करके तो देखें, जिस तरह आप नीचे चावल डालते हैं। मेरी एक फ्रेंड ये करती थी, सनम तासीर, Yeah. नीचे वो सैलेड डालती थी, ऊपर से दाल पोर कर देती थी, हल्का सा नींबू स्क्वीज कर देती थी और थोड़ा सा रायता भी डाल देती थी। उसको वो फिर कांटे से खाती थी, जिस तरह बंदा दाल चावल खाते वो दाल सैलेड खाती थी। आई कांट टेल यू, उसका वेट भी कम हुआ, डाइजेशन भी अच्छी हुई Yes. और जायका इतने मज़े का। बिल्कुल। सो वेरिएशन ही है ना। सो आप वेरिएशंस ट्राई करें, हेल्दी लिविंग की तरफ जाएं, लाइफस्टाइल चेंज की तरफ जाएं, डाइटिंग की तरफ नहीं। True. और दालों को प्लीज़ बुरा भला कहना छोड़ दें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड स्टटरिंग अवेयरनेस डे यानी कि हकलाने से रिलेटेड अवेयरनेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। और अगर आपके घर में भी कोई बच्चा बच्ची या कोई बड़ा भी हकलाता है तो उसका सलूशन क्या है। बचपन में तो बच्चे हकलाते ही हैं, लेकिन जब ज़रा बड़े हो जाते हैं और वो इशू नहीं ख़त्म होता तो फैमिली और घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। सो इसका सलूशन क्या है या क्या किया जा सकता है, डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई दो बड़ी प्यारी प्यारी सी यंग गर्ल्स आ गई हैं हमारे सेट पे, लेकिन उससे पहले जो यंग गर्ल हमारे साथ किचन में है उनसे ज़रा हम रुजू करेंगे।
आपकी दाल तैयार है, मेरी दाल तो पिछले सेगमेंट में तैयार जी हो गई। बिल्कुल तैयार हो गई थी आपकी दाल। व्यूअर्स, ढाबा स्टाइल जो चने की दाल है वो हमने तैयार कर ली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। थैंक यू सो मच। आज शेफ तैयबा मेरा भी काम देख रही थी और अपना भी देख रही थी, सो दोनों चीज़ें आपके सामने हमने व्यूअर्स रेडी कर दी। दाल तो एक्चुअली जब मैं सूप सर्व कर रही थी अपनी ज़ैनब गोंदल को, तो उस वक्त किचन में दाल तैयार हो गई थी। शो अभी हमने की, यूजुअली हम एंड में करते हैं, द रीज़न वी शोड इट राइट नाउ इसके दाल एक दफ़ा आप निकाल लें, बहुत ज़्यादा देर अगर वो पड़ी रहती है ना 10-15 मिनट पे, तो अजीब सी ना उसके ऊपर पुरानी सी एक लुक आ जाती है। तो ये भी ज़रूर किया करें कि जब भी दाल सर्व करें अच्छी तरह हीट करके फ्रेश उसके ऊपर धनिया शनिया डालें, दिखने में भी अपीलिंग लगे। आधे से ज़्यादा मसला तो ये होता है फ्रिज में से ठंडी दाल निकाल के सामने रख देते हैं घर वालों के, फिर घर वाले भी जो हैं वो कहते हैं कि यार ये क्या है। सो थोड़ा सा एफर्ट, बिल्कुल ऐसे है, और ओवर कुक नहीं करें उसको, बार बार गर्म नहीं करें तो उसकी शक्ल खराब नहीं होगी। जितना चाहिए उतना पोर्शन निकालें और हीट अप करें। हमारे साथ अब दो बड़ी ब्रिलियंट यंग लेडीज़ हैं जो बड़े अमेजिंग काम करती हैं। किस वजह से इनको बुलाया उसकी तरफ बाद में जाएंगे, पहले उनसे मुलाकात करते हैं। फ़ायज़ा सुमरा हमारे साथ है। फ़ायज़ा सुमरा अम्मार, राइट के रॉन्ग? राइट वैसे मैं समरा पे ही फंसी हुई थी, आपने सुमरा करेक्ट किया है। अकम्पलिश स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, आपका 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है स्पीच थेरेपी की फील्ड में। आप सर्टिफाइड ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट भी हैं, AVT। देन वी हैव विद अस सिद्रा अंसर, who is a consultant speech and language pathologist at Fatima Memorial Hospital. अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। आज व्यूअर्स असल में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड स्टटरिंग अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। स्टटरिंग या स्टैमरिंग, इसका मतलब क्या है, जिसको हम उर्दू में हकला के बात करना कहते हैं। तो हकलाने के बारे में लोगों को आगाही देने का आलमी दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। लेकिन क्यों मनाया जा रहा है? लोगों की तो बहुत सी थियोरीज हैं हकलाने के बारे में। बड़े होते हुए मैं जैसे इन यंग लेडी से यही बात कर रही थी कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने अक्सर ये सुना कि आए हाय बेचारा हकलाता है, ज़रूर किसी नफसियाती बीमारी में मुब्तला होगा बच्चा या लड़का या लड़की। अच्छा, मज़े की बात ये कि लड़कों में मैंने ज़्यादा हकलाना देखा है, लड़कियों में कम देखा है। ये मैं अपनी थियोरीज बता रही हूँ क्योंकि हमने हकलाने पे शायद एक दफ़ा या 2 दफ़ा पिछले 16 साल में प्रोग्राम किया, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप देंगे मेरे लिए नई होगी। नहीं, लेकिन दैट्स ट्रू, ये मैं सिर्फ फैक्ट शेयर कर रही हूँ। अच्छा, लड़कों में ज़्यादा देखा। तीसरी चीज़ जो 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 बहुत सुनने को मिलती थी, एक तो ये कि इसको तीसरा कि माँ ने ना कोई एहतियात नहीं की होगी प्रेगनेंसी में, कोई बेहतियाती की होगी। और सिद्रा जी, जो आपने पॉइंट आउट किया प्रोग्राम शुरू करने से पहले, मैं क्यों उसका क्रेडिट लूँ कि पट्ठों की कमज़ोरी होगी। एनू जैसे आपने कहा मैम फ़ैज़ा जी के एनू कमज़ोरी या ताकत वाला शरबत पिलाओ तो ठीक हो जाएगा, तो ताकत वाला शरबत लिख दो। तो ये एक जेन्युइन, अब ये डिसीज़ है, डिसऑर्डर है, कंडीशन है, ये हमें हमारे एक्सपर्ट्स गाइड करेंगे। तो बात हम शुरू करेंगे कि ये दिन मनाने का रीज़न क्या है। बेसिकली इस साल जो इसकी थीम है इस डे की, स्टटरिंग अवेयरनेस डे की, वो ये है कि आ डाइवर्स स्टटरिंग कम्युनिटी एंड मीटिंग चैलेंजेस विद स्ट्रेंथ्स। मतलब कि इन लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कि इन चैलेंजेस के साथ भी वो उनमें स्ट्रेंथ्स हैं, वो अपने पॉजिटिव्स को देखें। वो लोग जो इन कंडीशन से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, वो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ इस बारे में शेयर करें, ताकि वो लोग जो करंटली सफ़र कर रहे हैं वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि प्रॉपर सफ़र कर रहे हैं। ट्रू। मैंने तो ये बात भी सुनी है लोगों के मुंह से। एक दफ़ा हमारी आंटी अपने बेटे का रिश्ता एक बच्ची के साथ कर रही थी, तो रिश्ता क्यों नहीं उन्होंने किया, हाँ, कि उनका बेटा जो उसका जो भाई है छोटा, ओनू बीमारी हैगी और नॉर्मल नहीं हैगा, वो हकला के गाल करता है। अल्लाह माफ़ी दे, एक बंदे को बोलने में दिक्कत होती है या बोलते ज़रा रुक के हैं, तो आपने फैसला कर लिया कि वो बंदा डिफरेंटली एबल्ड है, बिल्कुल, और उसको कोई बीमारी है और रिश्ता आपने वहाँ पे नहीं जोड़ा। सोशली स्टिग्मेटाइज करते हैं ना इस चीज़ को। और आप तो एक लेटेस्ट स्टेज की बात कर रही हैं, जैसे स्कूल गोइंग बच्चा है, उसको स्टटरिंग है, तो उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। बच्चे उसको बुली करते हैं, टीचर्स भी उस तरह अवेयर नहीं होती, तो इस वजह से वो उस तरह इग्नोर करती हैं। सो दीज थिंग्स आर अ वेरी बिग मैटर। और ये जो आप बात कर रही हैं, ये तो लेटेस्ट स्टेजेस में, एडल्टहुड में तो इन चीज़ों के प्रॉब्लम वाकई ही बहुत ज़्यादा है। और इन चीज़ों के ऊपर लोगों को जॉब्स नहीं मिलती हैं, लोगों की शादियां नहीं होती जैसे आप कह रही हैं। सो ये एक बहुत है, एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है। अवेयरनेस ना होने की वजह से ये सारा कुछ। और देखिए बाहर के ममालिक में तो जो थोड़ा बहुत, क्योंकि लोग पढ़ लिख जाते हैं तो उनको पता होता है कि ये अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है और इसका इलाज भी है।
हमारे यहाँ आज भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है। जी सिद्रा जी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज्ड किया जाता है लोगों को, और बेसिकली लोग ज़्यादातर ख़ासतौर पे जो एडल्ट्स हैं वो अप्रोच ही तभी करते हैं आपको, या तो उनको कोई जॉब इंटरव्यू उनका क्लियर नहीं हो रहा, या कोई रिक्रूटमेंट इंटरव्यूज़ हैं डिफरेंट बहुत, उसमें उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही, या एक बहुत कॉमन आजकल जो टेस्ट होता है इंग्लिश स्पीकिंग का, वहाँ भी वो लेटर बनवा के जाते हैं कि हमें आप बताएं कि ये हमारा डिसऑर्डर है, हमारी कोई कॉम्पिटेंसीज में फ़र्क नहीं है। और इसके अलावा समटाइम्स ऐसे होता है कि पेरेंट्स हो जाते हैं, मतलब ख़ुद वो हैं माँ बाप बन गए हैं, तो उसके बाद वो चाह रहे हैं कि अब हमारे बच्चे जो हैं उन पे फ़र्क ना आए, तो वो ज़रूर अप्रोच करते हैं उस टाइम पे। और जैसे कि फ़ायज़ा ने बताया कि जब कोई रिश्ता वगैरह देख रहे हैं तो तब भी बहुत ज़्यादा मतलब सारी जिंदगी का ही एक स्टिग्मा रह जाता है उस इंसान के लिए भी जो इससे गुजर रहा होता है। बिल्कुल। और ऑब्वियसली फैमिली वालों, फैमिली वाले भी, और फैमिली कैसे इस मामले के साथ डील करती है, कोप अप करती है, ये बहुत मैटर करता है। ये वो वाली चीज़ है जहाँ पे फैमिली सपोर्ट बहुत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन शुरू करते हैं शुरू से, ये होता क्यों है? ओके, सो इसकी रीजंस जो हैं वो 4-5 हैं, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली आ जाता है जेनेटिक फैक्टर भी है कि अगर आपकी जीन्स में ट्रैवल कर रही है चीज़ तो पॉसिबिलिटी है जीन म्यूटेशन की वजह से भी आ सकती है। दूसरा जो फैक्टर है वो न्यूरोजेनिक है। अगर यानी कि मोरूसी होती है? जी, जेनेटिक फैक्टर होता है। यानी कि अगर अब्बा हकलाते थे तो चांस है कि बच्चा भी हकलाए? हाँ, देयर आर चांसेस, बट इट डिपेंड्स ऑन जीन म्यूटेशंस। और अनदर रीज़न जो कि अगर बच्चा, क्योंकि डेवलपमेंटल जैसे स्टटरिंग भी एक टाइप है, तो उसके अंदर जब स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप हो रही है तो उस टाइम पे भी अगर बच्चा सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा स्टटरर्स हैं, इवन कि अगर बच्चा कोई कार्टून्स या कुछ टीवी में ऐसी मूवीज़ देख रहा है जहाँ पर करेक्टर दिखाया गया है स्टैमरिंग का, तो वो उससे भी, क्योंकि उसकी डेवलप हो रही है तो उसको लगता है कि ऐसे ही बोलना है मैंने। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं। डेवलपमेंटल जो है ना स्टैमरिंग, वो तो सबसे, स्टटरिंग और स्टैमरिंग एक ही बात है। जो डेवलपमेंटल है जो कि 2 साल से 5 साल के दरमियान बच्चे को हो सकती है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बच्चा 2 साल की उम्र तक नॉर्मली बात कर रहा होता है, मतलब वर्ड्स बोल लेता है, लेकिन जैसे ही जोड़ने पे आते हैं तो वो फंस जाते हैं बच्चे। असल में अब इसकी रीज़न जो हम सबको ही ऑब्वियसली गाइड करते हैं वो ये है कि जब बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो रही है ना, तो उसने जो है वो अपने बड़ों से बात करनी है, कम्युनिकेट करनी है, तो जिस पेस से, जिस स्पीड से आप बोल सकती हैं वो छोटा बच्चा अभी उस पेस से, उस स्पीड से नहीं बोलता। तो वो आपको कोप करने के लिए, यानी आपकी स्पीड को मैच करने के लिए अपने आप को फास्ट बोलने की कोशिश करता है, और उसका मस्कुलेचर और उसका ब्रेन उस तरह से डेवलप नहीं हुआ कि वो उतने वर्ड्स 1 मिनट में अटर कर सके जैसे आप कर रही हैं, मैं कर रही हूँ। तो ये एक फ्लुएंसी का जो है सबसे बड़ा फ्लो का देखिए, जब एक बच्चा लैंग्वेज लर्न कर रहा है 2 इयर्स प्लस ना, तो उसने हर तरह के WH क्वेश्चंस को भी लर्न करना है, कॉन्सेप्ट्स को भी लर्न करना है, इंटरजेक्शंस, प्रेपोजिशंस को भी। तो वो एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है एक छोटे ब्रेन के लिए, वो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रही होती है ब्रेन पे, जिसकी वजह से वो थोड़ा प्रोसेसिंग में और ये सब इश्यूज आ जाते हैं। और स्पेशली अगर आपका इन्वायरमेंटल कोई कॉज है, जैसे इन्होंने मेंशन किया कि अगर कोई उनके सराउंडिंग में जो स्टैमर कर रहा हो और बच्चा डेवलपमेंटली ग्रो कर रहा है लैंग्वेज में, तो अगर कोई उनके सराउंडिंग में कोई ऐसा है जो कि स्टटर करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चा उसको पिक कर ले अपने इन्वायरमेंट से। अब ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता चल जाती है, तो इसकी उस तरह से आपको तशखीस या डायग्नोसिस तो नहीं करना पड़ता, यही ढूंढना पड़ता है कि वजह क्या है। अब कोई बच्चा स्टटर करता है, अब आपका ऑब्वियसली हर बंदे का अपना एक मुख्तलिफ तरीका होता है करने का। जैसे व्यूअर्स, नफ्सियात में एक फ्रॉइडियन तरीका है, एक जोंगा तरीका है, हर बंदे के अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट होते हैं जिनको फॉलो करते हैं। तो मैं दोनों से, जो हमारी दोनों एक्सपर्ट्स बैठे हुए, दोनों से उनका तरीका पूछूंगी इस मसले को हल करने का, क्योंकि याद रखिएगा व्यूअर्स, एक तो हर डॉक्टर का ट्रीट करने का तरीका फ़र्क होता है और हर पेशेंट भी मुख्तलिफ होता है। ट्रू। कभी कभी ऐसा, आई एम श्योर हुआ होगा कि आपके पास कोई ऐसा बच्चा या ऐसा बंदा आया होगा जिसके साथ आपकी नहीं मैच हुई होगी, तो आपने कहीं और रेकमेंड कर दिया होगा कि शायद फलां वाले जो एक्सपर्ट है वो इसको इस अपने तरीके से लेके चल पाए। ट्रॉमे के बारे में आप बात भी कर सकते हैं, ट्रॉमे को आप हिप्नोसिस के थ्रू भी रिजॉल्व कर सकते हैं, शॉक थेरेपी भी कुछ लोग करते हैं। सो इस वजह से व्यूअर्स, हम डिफरेंट जो तरीके हैं वो दोनों से जानेंगे। तो मैम, अब कोई आपके पास आता है कि वो हकलार है,
वैसे तो बचपन में ही लेके आना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कि 20 साल या 25 साल या 18 साल, बिल्कुल ऐसा। तो हम यंग एज से ही। अब एक यंग बच्चा हकलाता है, आपके पास माँ लेके आती है, क्या करेंगे आप? स्टैमरिंग और स्टटरिंग में या हकलाहट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो हम सबसे पहले रूल आउट करते हैं, हिस्ट्री, कि कोई ऐसा साइकोलॉजिकल कोई ट्रॉमा तो नहीं है बच्चे की ज़िंदगी में, और या फिर समटाइम्स ऐसे होता है पेरेंटिंग बड़ी रिजिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उसके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा सख्ती है, मतलब पेरेंट्स आर सो परफेक्ट। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जी मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने जवाब नहीं देना, ठीक है? जैसे आप एक बच्चा मेरे सामने, हाँ सिद्रा 1 + 1 क्या होता है? जवाब नहीं देना। सिद्रा 1 + 1 क्या होता है? सिद्रा 1 + 1 क्या होता है? बोलो, जवाब दो। व्यूअर्स, मैंने ऐसे पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करते हुए देखा है। जब मैंने आपसे भी बात की तो आपको पता है कि मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, फिर भी आपकी एकदम से नर्व्स जकड़ी है ना, तो उस बेचारे बच्चे का क्या हाल होता होगा जिसको पढ़ाते हुए भी डांट पिट रही है, जो कमरे में एंटर नहीं होता और उसे कहते साफ करो सबको, बैठ जाओ चुप करके, छोड़ो अपने फोन को। आप समझ रहे हैं? मुझे लगता है जो मैंने नोटिस किया है कि ऐसे बच्चे जो हैं अक्सर हकलाते हैं। राइट के रॉन्ग सिद्रा जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही बता रही हूँ। आपने ट्रॉमा कहा ना, तो मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी। लोग सोचते हैं हम चपेड़ों की बात करें, बात हाथ उठाने तक जाती नहीं है, वर्बल ट्रॉमा अगले को पागल कर देता है। हाँ, और एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा कि अगर आपके छोटे भाई का, कज़न का बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट है और बच्चों को कहा जाता है यू आर नॉट सफिशेंट, और आप इतने बेहतर ब्रिलियंट नहीं है जितना वो है, तो हर बच्चा डिफरेंट है, डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ है, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ज़्यादातर तो हम छोटे बच्चों में ये एनवायरमेंटल जो है ना फैक्टर्स रूल आउट कर रहे होते हैं, और फिर पेरेंट्स को काउंसल करते हैं कि अभी आप डायरेक्ट थेरेपी नहीं बल्कि मॉडिफिकेशंस की तरफ आप आएँ। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फायजा जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल फैमिली में चलता आ रहा है हकलाना, उसके साथ कैसे डील करें? अब वहाँ पे तो अंडरस्टैंडिंग भी मिल रही है और आपके जैसा वाली सिचुएशन है, और क्या हर हकलाने का हल है? क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे जो हकलाते थे और फिर बाद में नहीं हकलाते, और ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी हकलाया, कुछ बेहतरी आई लेकिन ज़्यादा नहीं। तो उस पर भी हमें गाइडेंस दीजिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दिन तो वर्ल्ड स्टटरिंग अवेयरनेस डे है, लेकिन हमने न जाने कहाँ की बातें कर ली मिलके। दो प्यारी प्यारी और इंटेलिजेंट यंग लेडी सामने बैठी होंगी तो फिर यही होगा ना। सो फायजा जी, आपने हमारे एक सवाल का जवाब देना था ब्रेक से पहले, वहीं से बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी। स्टटरिंग, हकलाना, स्टैमरिंग। अब एक बच्चा है, उसका बाप भी हकलाता है, उनके दादा भी हकलाते थे। फॉर एग्जाम्पल दादा का हकलाना सारी ज़िंदगी चला, बाप का हकलाना कुछ टीन्स में ख़त्म हो गया। अब इस बच्चे के हकलाने का क्या करेंगे? क्योंकि सिद्रा जी ने जो बात की वो तो समझ आ गई कि भाई कोई ट्रॉमा है, ट्रॉमे और एनवायरनमेंट को और माहौल को बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह बच्चे का हकलाना रुक जाएगा। जिस तरह बच्चे बिस्तरे को गीला कर देते हैं और इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, लेकिन वो क्या जो फैमिली में चलता आ रहा है उसका क्या हाल है? देखिए, अगर तो कॉज जेनेटिक है और ऐसा भी है कि अगर फादर की जो स्टटरिंग थी वो ठीक हो गई है और ग्रैंड पेरेंट्स में या किसी के समटाइम्स अंकल्स में होती है, चाचू में या ताया में, और फादर में नहीं होती है, या किसी कज़न में होती है और किसी और उसमें ज़्यादा इंसेस्टर्स होते हैं उसमें किसी को होती है। उन केसेस में फॉर एग्जांपल अगर तो स्टिमुलस ऐसा है जो आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे कज़न है या कोई ऐसे, तो सजेस्टेड ही होता है कि आप बच्चे को ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहाँ वो फैमिली मेम्बर स्पेसिफिक ना हो। यूजुअली जो एल्डर्स होते हैं, एडल्ट्स होते हैं जिनको स्टटरिंग का प्रॉब्लम होता है या वो एक स्पेसिफिक एज पे पहुंच चुके होते हैं ना, वो अपनी स्टटरिंग को मैनेज करना कुछ सीख चुके होते हैं। उनको पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं फ पे हकलाता हूँ तो वो फ के अलावा कोई और वर्ड या कोई और साउंड यूज़ कर लेंगे और वो उसको अपने आप मैनेज करना सीख लेंगे। एंड फॉर एग्जांपल अगर ऐसा केस है कि वो मैनेजेबल नहीं है और वो अपने आप को फादर भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या ग्रैंड पेरेंट भी, सजेस्टेड तो ये होता है कि आप उनको भी मॉडिफिकेशन टेक्निक्स और उनकी थेरेपी उनको सजेस्ट की जाए। और
यूजुअली ऐसे केसेस में जो बच्चा आता है वो बहुत ऐसे बिगिनर लेवल पे होता है, ये लेवल्स होते हैं ना स्टटरिंग के, बॉर्डर लाइन स्टटरिंग है, बिगिनर लेवल स्टटरिंग है, एडवांस लेवल स्टटरिंग है। अगर बच्चा बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है विच मीन्स कि उसको अभी 100% स्टटरिंग हुई नहीं है, हो जाएगी, तो ये है कि उसको मॉडिफिकेशन टेक्निक्स सिखाई जाती है, रिलैक्सेशन सिखाई जाती है, होम प्लान दिया जाता है, जैसे मिस सिद्रा ने भी बताया था क्योंकि इसमें बच्चे हाँ के जी, माइलस्टोन बड़े मैटर करते हैं। बहुत माइलस्टोन्स मैटर करते हैं। और व्यूअर्स रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने पीडियाट्रिशियन से जब मुलाकात करें तो उनसे पूछें कि आपको डॉक्टर साहब सब चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं, और अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो ज़रूर बच्चों का जो नॉलेज है ये तो उससे सबसे कहें बड़ी कि जी प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा जो है ना ये बोलती नहीं है, या ये बोलता नहीं है, या ये बोलता है, तो डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेगा। क्योंकि व्यूअर्स जैसे कि आपने कहा फायजा जी कि जितना जल्दी पकड़ेंगे, जैसे कैंसर या किसी भी चीज़ के केस में, अल्लाह माफ़ी दे जानलेवा नहीं है, लेकिन जान को अजाब में तो ले आती है ना स्टटरिंग। अर्ली इंटरवेंशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फील्ड में, कोई भी डिसऑर्डर हो, स्पेशली जैसे स्टटरिंग है, अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी आप अपने बच्चे का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें, आप अपने एरिया के हिसाब से नियरेस्ट पॉसिबल स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, बच्चे की असेसमेंट करवाएं। वो यूजुअली स्पीच थेरेपिस्ट होम प्लान, जैसे उन्होंने बताया कि कॉज ढूंढा जाता है, कॉज को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है, पेरेंट्स को समझाया जाता है, उनकी मॉडिफिकेशन की जाती है एनवायरनमेंट की, और कुछ टेक्निक्स सिखाई जाती हैं कि आपने बच्चे से कैसे बात करनी। जैसे कि आपने बताया कि एक वो इतना ट्रॉमाटाइज तरीके से बात करते हैं पेरेंट्स, की बच्चा डर जाता है, वो पेरेंट्स की भी थोड़ा सा बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो उससे फिर ये है कि जितनी जल्दी इंटरवेंशन की जाए, तो ये आपने जैसे पूछा था मुझसे कि क्या ये ठीक हो जाती है, येस, इफ़ द एज इज़ लेस एंड द इंटरवेंशन इज़ डन टाइमली। अगर आपने जल्दी बच्चे की इंटरवेंशन कर ली है, अर्ली इंटरवेंशन की गई है, तो येस ठीक भी हो जाती है। बट ऐसे केसेस भी आते हैं 24 इयर्स 25 इयर्स जिसमें अभी तक स्टटरिंग चल रही होती है, और वो असल में lack of awareness awareness, नहीं होती yes, ना। lack of लोग यही awareness कहते हैं की वजह 24 से। साल की उम्र पे अपना बेटा अगर लेके आते भी हैं तो आगे से घूम के कहते हैं, आपने अगर पूछे कि क्यों नहीं आए तो कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि इस पता तरह ही का नहीं कोई था, बंदा होता है जो इस चीज़ का हल ढूंढता है। ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं कि पता था, बस वो सोचा कि खुद ही ठीक हो जाएगा, ये भी कोई मसला क्योंकि नहीं घर है। वाले कहते हैं ना, टेंशन ना लो है, ठीक हो जाएगा, हाँ, ठीक ये हो ठीक जाएगा। हो जाएगा। तोतलेपन को अक्सर हकलाने से कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसे ही है। तोतलापन कुछ और है, हकलाना कुछ और है, और उसको बिल्कुल, रिकग्नाइज करना है। बिल्कुल, आप कुछ कह रही थी सिद्रा जी? मैं यही ऐड ऑन मज़ीद करना चाह रही थी इनकी बात में कि स्टैमरिंग जो है वो बेसिकली इसके सिम्टम्स डिफरेंट हैं। जैसे शुरू में प्रोलोंगेशन है, फिर रेपिटिशन में मतलब बच्चा रिपीट कर रहा है, फिर एंड का वो जो स्वेयर किस्म का ब्लॉक के जिसके अंदर मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है और वो वर्ड struggle बोलना कर चाह रहे रहा है। बोल नहीं सक रहे और बिल्कुल, फंस जाते हैं। और बिल्कुल। कभी कभी ये काफी देर चलता है। जी बिल्कुल, फॉर फ्यू सेकेंड्स मिनट्स, और वो बहुत कंफ्यूज होता है, स्वेटिंग बहुत हो रही होती है, हार्ट रेट बहुत इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो बेसिकली इन लेवल्स में भी अगर आप बिल्कुल प्रोलोंगेशन के लेवल पे बच्चे को लेके आ रहे हैं तो वो जल्दी कवर होगा, लेकिन वंस वो ब्लॉक पे चला गया, साथ इमोशनल फैक्टर्स आ गए जो है स्टैमरर, तो वो फिर डिफ़िकल्ट है। तो लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब आप उसको थेरेपी के लिए लेके आएँ। जैसे इन्होंने बताया अच्छा, कि अगर आप एक बात देखिए, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, जो मैंने आपसे ब्रेक में भी पूछा, बट मैंने कहा अभी मुझे जवाब मत दीजिएगा ऑन एयर ही। सिंगर्स मैंने देखे हैं जो स्टैमर प्रॉपर हकला के बोलते हैं, लेकिन जब वो गाते हैं तो कभी हकलाते नहीं है। मैंने ऐसे नाथुआं से मेरी मुलाकात हो चुकी है माशाल्लाह, जो बोलते हुए हकलाते हैं, लेकिन जब वो मतलब हमदे बारी ताला पेश करते हैं या नाते रसूल मकबूल पेश करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इतनी खूबसूरती से अदा करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हकलाते हैं। हजरत बिलाल भी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हकलाते थे। जी इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई सिंगर गाना गाता है ना, तो वो उसको प्रोलॉन्गेशन में, स्लो और वो हमिंग में गाया जाता है सॉन्ग। आप जब स्पीच थेरेपी भी करते हैं ऐसे बच्चों को जिनको स्टटरिंग होती है, तो आप वन ऑफ द टेक्निक इज़ स्लो एंड प्रोलॉन्गेशन, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट स्पीच सिखाना बच्चे को, और वो यूजुअली सिंगिंग में यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। पेशेंस और तहम्मुल यस, से ना। तहम्मुल, या आप कह लें कि आप हमिंग में जब कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे वो कुरान पाक हो, चाहे वो कोई गाना हो, चाहे वो कोई नात हो, तो स्टटरिंग के चांसेस कम इसलिए हो जाते हैं कि बिकॉज यू आर ऑलरेडी टॉकिंग इन अ स्लो एंड प्रोलॉन्गेशन और विद सॉफ्ट कॉन्टैक्ट स्पीच। हाँ, प्लस इसके अंदर थोड़ा सा ऐड ऑन ये भी कर देंगे कि एक रेस्पायरेशन का भी पैटर्न है, सांस, जो बिल्कुल सांस और अल्फाज को जब आप बिल्कुल कंबाइन ऐसे ही है। करते हैं, और सिंगिंग में आप एक तो बहुत लंबा पॉज ले रहे हैं, दरमियान में प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, और माइंड में आप अगला वर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दैट आर द रीज़न के सिंगर या नात ख्वां अटकता नहीं है। सही। यहाँ पे क्योंकि हमने अपने शो को कंक्लूड करना है, आपका पैगाम और आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए। जी फायजा जी।
अच्छा, मैं यही कहना चाहूँगी तमाम उन लोगों से जो ये शो देख रहे हैं कि काइंडली अगर आपके घर में या आपके आसपास एनवायरनमेंट में कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा पेशेंट है जो स्टटरिंग से गुज़र रहा है, उनको अवेयर करें और इसके लिए आप इसकी थेरेपी करवाएं, अर्ली इंटरवेंशन करवाएं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज़ होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ होती हैं और तमाम जो लोग हैं वो इस चीज़ के लिए एक्चुअली एक्सेप्टेंस की भी कमी है हमारे मुआशरे में, तो एक्सेप्ट भी करें इस चीज़ को और अवेयरनेस के थ्रू इसका टाइमली इलाज करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर ज़िंदगी का मौका मिले। जी हाँ, थोड़ा सा इसमें मज़ीद ऐड ऑन ये कि ये एक मैनेजेबल कंडीशन है, बिल्कुल इनक्योरेबल बीमारी नहीं है, नहीं है, ये बिल्कुल कंडीशन ये है। कंडीशन है। जैसे डायबिटीज़ एक कंडीशन है जिसके साथ पूरी ज़िंदगी रहा जाता है लेकिन उसको मैनेज करके, इसी तरह स्टैमरिंग भी एक मैनेजेबल कंडीशन है। इस पे आप जितनी जल्दी बच्चे को लेके आएंगे उतना बेहतरी आएगी। प्लस सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं आपके एनवायरनमेंट में, जो लोग हैं उसमें भी फ़न मेकिंग में भी इवन आप करते हैं तो उनको फ़ील होता है। तो ये दीज आर द बेसिक अवेयरनेस काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपको खुद भी एज अ पब्लिक या सराउंडिंग्स में बेहतर करें ताकि ऑब्वियसली जो स्टैमरर है वो भी कंफर्टेबल फील करे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू शेफ़ तैयबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट बात सिद्रा जी ने भी इंडिकेट की और फ़ायज़ा जी ने भी, इन दोनों के पॉइंट्स 100% वैलिड हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये होता है कि बाहर वालों से ज़्यादा घर वाले जो है ना खुद ही मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। मुझे पता है क्या होता है, बाप या माँ या कोई फैमिली मेम्बर जो है उसको इस तरह से मजाक बना देते हैं कि वो चीज़ लाइट हो जाए, लेकिन वो आहिस्ता 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 नफ्सियाती तौर पे उस बच्चे को या बच्ची को इफ़ेक्ट करते रहते हैं। ऑल्सो भाई बहन, अगर माँ बाप सपोर्टिव होंगे, भाई बहन सपोर्टिव होंगे, चचे ताए वगैरह इन सबको पता है, तो वो बच्चा वैसे ही महफूज फील करेगा। अगर आप खुद अपने बच्चे का मजाक उड़ाएंगे या उसको महसूस कराएंगे कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है या उसमें कोई ख़राबी है, तो सच्ची बात है व्यूअर्स, अपने घर वाले ही नहीं एक्सेप्टिंग होंगे तो बाहर वाले क्यों होंगे। सो सबसे पहले तो अगर एक ऐसा कोई मसला है, अगर आपको ज़रा सा भी शक है आपका बच्चा हकलाता है या हकलाने की तरफ जा रहा है, एक स्पीच या लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पैथोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप करा लें। मैक्सिमम क्या होगा, वो कहेंगे आप जाएं या आपका बच्चा ठीक है, एटलीस्ट डाउट तो निकल जाएगा। सो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ आज के शो को कंक्लूड करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।